यहाँ दोस्तों नमस्कार। हमारा टॉपिक मारवाड़ का इतिहास चल रहा था, उसके अंदर आज हम बात करेंगे मालदेव के बारे में। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक चलेगा वो मालदेव होगा। हम मालदेव के बारे में बात करते हैं तो मालदेव के पिता का नाम गांगा था बच्चों, जिसने खानवा युद्ध में राणा सांगा की मदद करी थी। और इसकी माता थी जो देवड़ा शासक, देवड़ा जो हमारे सिरोही के आसपास का क्षेत्र होता था, वहां पर चौहान रहते थे, उनकी एक शाखा को देवड़ा कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद जो इसकी माता थी वो देवड़ा शासक जगमाल की पुत्री थी। ठीक है, और जो मालदेव था, मालदेव का जन्म होता है 1511 में, 5 दिसंबर 1511 को। ठीक है, एक क्वेश्चन तो हमारा ये बनता है कि मालदेव की माता का संबंध किस राजवंश से है, तो देवड़ा शासक से है। और उसके बाद इसके पिता का क्या नाम है, गांगा है। और उसके बाद गांगा ने खानवा युद्ध में राणा सांगा की मदद करी थी। वो भी किसके द्वारा की गई थी, मालदेव ही 4000 सैनिक लेके गया था। ठीक है, उसके बाद हम इसकी आगे बात करते हैं। मालदेव की है तो इसकी मम्मी और पापा के बारे में हमने देखा। हमने यहाँ पर देखा है खानवा युद्ध। अभी मैंने आपको खानवा युद्ध बताया है। हाँ गुरु जी, अभी आपने बताया है कि राणा सांगा की मदद करी थी। ठीक है, उसके बाद हम चर्चा करते हैं तो खानवा युद्ध से मालदेव वापस आता है। ठीक है, और गांगा जी थे जो इसके पिता थे, गांगा जी को शौक था अफीम खाने का। किसका, अफीम, क्योंकि राजा है, राजा शौक करता है। जिस दिन आपके पास पैसे आएंगे आप भी शौक करोगे। ठीक है, शौक का मतलब ये नहीं होता कि शौक कभी भी इंसान कर सकता है। जब इंसान के पास कभी भी पैसा आए, तब जैसे कि आप 35 साल में नौकरी लगते हो, 25 साल में नौकरी लगोगे, तो इंसान, लड़का या लड़की, इनके अलग अलग शौक होते हैं। कोई तो हमारी जल्दी कार खरीदेगा, कोई गाड़ी खरीदने का शौक होता है, कोई अच्छों मेकअप करवाने का शौक होता है। वैसे क्या कहते हैं कि राजा जी के पास अफीम खाने का काम था इनके पास। तो एक दिन अफीम खा के कहां पर बैठे थे, जोधपुर के किले में बैठे थे, सॉरी सोजत में बैठे थे, जोधपुर में ये बैठे हुए थे, जोधपुर के किले में बैठे हुए थे। गांगा खानवा युद्ध से वापस आता है और अपने पिता के प्रणाम करने के लिए जाता है घर में आके। तो इसके पिता क्या अफीम खा के खिड़की में बैठे हुए थे बाहर। तो ये खिड़की में क्या दूर से पाए लागू लगाता है, पापा जी पाए लागू, तो पापा जी बोलते हैं कि बेटा दूर से क्या लगा रहा है, पास से आके मेरे पाए लागू लगा ले। तो वह ना पापा जी को यूं धक्का दे दिया, तो पापा जी नीचे जाके पैर देनी बोल गए। पापा का तो मोरिया बोल गया बच्चों। ठीक है, अब पापा जी का मोरिया बोल गया तो बेटो यहाँ से भागो, सीधा कहाँ पे आके रुका, सोजत में। कहाँ पे आके रुका, सोजत में। सीधी गाड़ी ने कहाँ पर स्टॉपेज लिया, सोजत था पाली में, और पाली में अपना राज्य अभिषेक करवाया इसने। 2 क्वेश्चन यहाँ से आपके बन चुके हैं। ठीक है, राज्य अभिषेक कहां पर कराया, पाली में कराया जो सोजत थी। ठीक है, पाली में था सोजत, जहां पर इसने क्या राज्य अभिषेक कराया 1532 में। ठीक है, अब क्या कहते हैं कि इसने अपने पिता की कर दी हत्या। तो राजपूतों में होता है जो पिता की हत्या करता है राजवंशों में, उसको पितृहंता बोलते हैं। ये बन गया पितृहंता। और जो भाट व चांद जो साहित्यकार थे वो क्या करते थे, जो पिता की हत्या करके राजा बनता है उसका वंशावली में नाम नहीं लिखते, पर क्या कहते हैं कि इसने कैसे समायोजन किया और इसको जोधपुर जाने में फिर से 10 साल लग गए। ठीक है, ये 10 साल बाद जोधपुर जाता है, वहां पर अपने राज्य का विस्तार करता है। अब राजा कौन बन गया, मालदेव बन गया। अब मालदेव की बात करेंगे हम। राजा कौन, मालदेव। अब इसकी 2 उपाधियां है बच्चों। देखो हर राजा होता है जो अपनी उपाधियां लेता है, तो इसकी 2 उपाधियां थी। इसको एक तो अस्मत वाला राजा कहा जाता था, हिंदू सम्राट कहा जाता था। ये अबू फजल ने कहा इसको बाद में देखेंगे अबू फजल को तो। और इसके बाद एक और था 52 युद्ध
वह 58 परगनों का विजेता कहा जाता था। और जब ये राजा बनता है तो इसके पास 2 ही परगने थी, मैंने आपको नाम बताया, एक तो जोधपुर थी प्लस एक सोजत थी जो पाली में पड़ती है। सोजत किसके लिए फेमस है? मेहंदी के लिए फेमस है। जब आपकी नौकरी लग जाए तो आपको कहां से मेहंदी मंगानी है? इधर से ही मंगानी है, ठीक है। आपके चाहे अंबानी की शादी हो, चाहे आपके कितने भी बड़े सेलिब्रिटी की शादी हो, मेहंदी कहां से जाती है? राजस्थान के सोजत से, ठीक है। अब इसको 58 युद्धों का विजेता कहा जाता है और 2 इसके पास स्टार्टिंग में 2 परगने थी, तो इसका मतलब छोटा मोटा राजा तो था नहीं है। तब अब इस राजा की बात करते हैं। तो गुरुजी 58 युद्ध है तो कम से कम 10 युद्ध तो लिखाओ हमको। हाँ, तो ये बात भी सही है क्योंकि छोटे मोटे युद्धों को थोड़ी लिखाएंगे। तो अब हम इसकी बात करते हैं। मालदीव, मालदीव के युद्धों की बात करते हैं हम। तो गुरुजी लड़ाई कराओ। तो देखो सबसे पहले तो ये 15 जून पे आक्रमण करता है, 15 जून। इसके बाद नागौर, इसके बाद सिरोही, सिरोही जालो, नागौर, नागौर पे भी हमला करेगा ये, अजमेर पे भी करेगा, मेड़ता पे भी करेगा, और इसके बाद ये उदयपुर पे भी आक्रमण करेगा। और गुरुजी और कहीं करेगा। हाँ, तो भाई साहब और करेगा ये बीकानेर पर। बीकानेर पे करता है 1542। इसको बोलते हैं हम साहिबा का युद्ध। और यहाँ का शासक था जैत सिंह। और इसके बाद ये आक्रमण करता है सबसे पहले करते हैं 15 जून पर। तो इस पे याद रखना 15 जून के वीरा के शासक को हराया था इसने यहाँ पर। और एक आक्रमण करेगा जैसलमेर पर, जैसलमेर के फलोदी पे 1533। जो मैंने डेट लिखी है मोस्ट है 2 युद्धों की। ये साहिबा युद्ध का है, साहिबा युद्ध का, और ये उमादे का है। उमादे रूटी रानी जिसको हम बोलते हैं, इतिहास में पढ़ते हैं। देखो बच्चों, अब ये 52 युद्धों का विजेता, तो छोटे मोटे युद्ध इसने करे नहीं। जो इसके लिए सही बैठता है कि इसने 52 युद्ध किए थे। इसके जो मुख्य थे युद्ध ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 10 युद्ध नहीं है। तो इसने क्या 10 युद्ध ये मोस्टली इंपोर्टेंट लड़े थे, ठीक है। ये शासक बनता है सबसे पहले आक्रमण करता है कहां पर? 15 जून पर। 15 जून पर एक शासक था वीरा, उसको ये हराता है। आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा राजा बनने के बाद इसने कहां पर आक्रमण किया? तो 15 जून पर किया, क्योंकि राजा हमेशा अपने साम्राज्य का विस्तार करता है, इसीलिए, ठीक है। उसके बाद गुरुजी, उसके बाद इसने नागौर के दौलत खान पे आक्रमण किया। गुरुजी दौलत खान के ऊपर आक्रमण क्यों किया? देखो बच्चों, दौलत खान के ऊपर आक्रमण करने का इसका मुख्य कारण क्या रहा? इसके पास एक दरिया जोश नाम करके हाथी था। ये दरिया जोश नाम का हाथी इससे मांगता है, उसको लेकर ये क्या करता है कि नागौर पर आक्रमण करता है। इधर तो ये दौलत खान के ऊपर आक्रमण करता है और मेड़ता के ऊपर ये दरिया जोश हाथी को लेकर आक्रमण करता है। यहाँ का राजा वीरमदेव था। ये वीरमदेव के ऊपर हाथी को लेकर आक्रमण करता है। हाथी का नाम दरिया जोश था, ठीक है। गंगा की समझदारी से तब तो ये हाथी को भेज देता है कहां पर? मालदीव के पास। पर मालदीव की क्या बाउंड्री में आते ही इसकी मृत्यु हो जाती है हाथी की। तो जब ये शासक बनता है ना मालदीव, तब इससे इसका बदला लेता है, ठीक है। इसके बाद अजमेर, अजमेर पे इसने आक्रमण किया वीरमदेव के समय ही, क्योंकि यहाँ का राजा भी वीरमदेव था। वीरमदेव से इसने अजमेर मांगा। वीरमदेव ने इसको अजमेर नहीं दिया, किसको? मालदेव को। तो मालदेव ने किस पे आक्रमण कर दिया? फिर अजमेर के ऊपर आक्रमण करा, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या कहते हैं कि ये था जो कहां पर चला गया? शेरशाह सूरी के पास चला गया। यानी एक शत्रु कहां पर जाके बैठ गया इसका? शेरशाह सूरी के पास। भारत की राजगद्दी पर था शेरशाह सूरी जिसके पास, ठीक है। उसके बाद नागौर, नागौर की बात हमने करी ली यहाँ पर, दौलत खान। इसके बाद बीकानेर पर जैत सिंह के पास आक्रमण करता है। अब हम इनकी एक एक की चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं बीकानेर की।
सबसे पहले इसने, अब मोस्टली युद्धों की बात करते तो बीकानेर का एक युद्ध है, उसको हम पाइवा या साइवा का युद्ध बोलते हैं। ठीक है, ये युद्ध 1542 में होता है। जैत सिंह वर्सेस मालदेव। और मालदेव क्या इस युद्ध में जीतता है, तो जो मालदेव का सेनापति था कुंपा, ये कुंपा को यहाँ पर नियुक्त करता है। अब इस युद्ध के कारण होते हैं निम्न, जिसके बारे में हम बात करते हैं। तब ये बीकानेर के ऊपर आक्रमण करता है। तो देखो, अब राजा के ऊपर इतना भूत सवार हो गया अपने क्षेत्रों को जीतने के लिए। ये इसके भाई बंद थे जिसके ऊपर इसने आक्रमण किया। जब ये आक्रमण करने के लिए आता है तो जैत सिंह के बारे में बताता है। जैत सिंह बोलते हैं कि देखो सुनो मालदेव जी, आपके दादाजी और हमारे दादाजी एक थे, क्योंकि जोधा से ही क्या कहते हैं कि आगे चल के बीकानेर की स्थापना होती है। जो कहा हाँ देखो वो बात तो आपकी सही है, क्या कहते हैं कि अपना परिवार एक था, अपने दादाजी एक थे, चाचा जी एक थे, पर सुन देख मैंने मेरे बाप को मार कर क्या बनाऊं, राजा बनाऊं, तो मैं छोड़ूंगा तो तेरे को भी नहीं, या तो तू क्या कहते हैं कि अपना बीकानेर मुझको सौंप दे, नहीं तो आगे के युद्धों के लिए तैयार रहे। इस ऐसी बात कर ये इनके ऊपर आक्रमण करता है। ये बात पहले ही जैत सिंह को पता रहती है और जैत सिंह अपने परिवार को सिरसा भिजवा देता है। सिरसा भिजवा देता है। उस समय इसका बेटा था कल्याणमल। कल्याणमल क्या इसका बेटा था, जो भी कहां पे जाके मिल जाता है, शेरशाह सूरी से मिल जाता है। और इधर किसकी विजय होती है, बीकानेर पे मालदेव की विजय होती है। अब वैसे ही क्या कहते हैं कि धीरे धीरे आक्रमण करता हुआ कहां पर चले जाता है, बीकानेर से जैसलमेर साइड। ठीक है बच्चों, ये कहां पर चले जाता है, जैसलमेर के साइड चले जाते हैं और जैसलमेर से लड़ाई करता है। जैसलमेर में लड़ाई करता है। जैसलमेर से तो क्या लड़ाई करेगा, जैसलमेर में लड़ाई करता है। और जैसलमेर का राजा था उस समय लूण करण भाटी, भाटी राजवंश था वहां पर। और इसकी एक पुत्री थी उमा देव। ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, उमा देव। और उमा देव को ही हम रूटी रानी बोलते हैं, राजस्थान की रूटी रानी। कहां पर चली गई थी ये, तारागढ़ दुर्ग में। ठीक है, उसके बाद जब ये आक्रमण करने के लिए आता है तो ये फलोदी दे देते हैं। हाँ, तो अब इसकी बात क्या है, ये 1533 में हमला करता है यहाँ पर। जब जैसलमेर पर ये आक्रमण करने के लिए मालदेव जाता है ना बच्चों, तो क्या कहते हैं कि जैसलमेर इतना कमजोर था कि जो इसका मुकाबला नहीं कर सकता था। तो जैसलमेर का राजा लूणकर भाटी था, उसने क्या कहते हैं कि फलोदी इसको दे दी थी, जागीर दे दी थी कि भैया हम आपसे युद्ध नहीं कर सकते, आप हिंदुस्तान के सबसे शक्तिशाली राजा हो। तो अब शक्तिशाली आदमी से कोई लड़ाई भी नहीं करे, गुर्जी नहीं कर सकता आज के टाइम पे। हाँ, आज आपके एमएलए आपके घर के आगे काम नहीं कराएगा तो आप एमएलए से नहीं बोल सकते कि तू बाहर मिल हमको, नहीं ये राजा से कह सकते हैं कि आप हमसे लड़ाई करो। तो क्या करते हैं कि वैसे ही इनको फलोदी दे देता है। अब राजा के क्या होता है कि जो कमजोर राजा, उसके शक्तिशाली राजा जब कमजोर राजा के ऊपर आक्रमण करता है तो वो उसकी मजबूरी का फायदा उठाता है। मजबूरी का फायदा गुरुजी कैसे उठाता है, तो भैया मजबूरी का फायदा तब उठाता है कि शक्तिशाली राजा सोचता है कि मेरे से बिना लड़ाई करे मेरे को इन्हें फलोदी दे दिया तो मैं आगे का क्षेत्र भी हड़प लूंगा। अब ये राजा इतनी शक्तिशाली है कि अब इनसे सीधा ये इसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, ये इलाज नहीं कर सकते आक्रमण करके, नहीं तो परमानेंटली मालदेव जैसलमेर का क्या कर देगा, ट्रीटमेंट कर देगा, क्योंकि वो सबसे शक्तिशाली राजा है। तो वो अपनी पुत्री है उमा दे का क्या करता है, रिश्ता करता है। किसके साथ, मालदेव के साथ। मालदेव के पास एक लेटर भेजता है, मालदेव जी मैं मेरी बेटी का विवाह आपसे करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मालदेव भी तैयार था, क्योंकि उमा देव की जो काफी सुंदर रानी थी। और इसके पिता भी क्या कहते हैं कि रिश्ता देख रहे थे आसपास के गांवों में, जो मालदेव को भी पता था। तो मालदेव भी रिश्ते के लिए हाँ भर देता है। ठीक है, जब मालदेव की बारात आती है तो वहां पर महिला क्या करती है, गीत गाती है, जल्ला गीत गाती है। जब बारात का डेरा आता है तब, और बारात आती है रुकती है, उसको बोलते हैं डेरा। जब मालदेव की काफी, अब देखो भारत के सबसे शक्तिशाली
राजा की अब बारात जा रही है, क्योंकि इतिहासकार लिखते हैं, अबू फजल लिखते हैं, भारत का सबसे शक्तिशाली राजा था, हम भी बोल सकते हैं। तो अब शक्ति राजा की कोई बारात आएगी तो छोटी मोटी बारात तो होगी नहीं, हाथी घोड़े हीरा मोती सब चीज उनके पास थी और सुंदर बारात थी। ठीक है, तो क्या महिला आती हैं और देखती हैं बारात को, तो जल्ला गीत गाती है और एक डेरा होता है जो बारात आती है उसको हम बोलते हैं। तो क्या कहते हैं कि उसी समय लूणकर भाटी क्या करता है कि अपने दामाद को, अपना दामाद कौन, मालदेव, जिससे शादी करवा रहा था। अब इसके चाचा थे जो भाई थे लूणकर भाटी के, अब इसको भड़काते हैं कि बोलते हैं कि ये वो ही राजा है जिसको हमने कुछ दिन पहले फलौदी दिया है और आज कैसा दिन आ गया कि हम हमारी बेटी का रिश्ता इससे कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आदमी जब शक्तिशाली होता है तो वह अहंकार में होता है और अहंकार का व्यक्ति किसी को पसंद नहीं आता। जैसे 2 दिन बाद आपके पास ही क्या कहते हैं कि आप बिना मेहनत के पैसे कमाते हो या आपके पास जैकपॉट लग जाता है तो आप उस पैसे का दुरुपयोग करोगे, तो आप अहंकार में आते हो। और मेहनत से कमाओगे तो आप में अहंकार पैदा नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है वो पैसा मैंने कैसे कमाया है। अब तो इनको तो पूरी रियासतें मिलती थी और उस समय आक्रमण में बिजी रहते थे। तो मालदेव ने क्या कि मालदेव को मारने के लिए, इनने हत्या करने के लिए प्लानिंग बनाई। और प्लानिंग बनाई तो ये बात किसको पता लगी, उमादेव को पता लगी। और उमादेव ने ये सूचना राघव देव से कहकर बच्चों, राघव देव कौन था, वहां का सेनापति था, जिससे खिलवाया कि मेरे मम्मी पापा बात कर रहे थे, मम्मी लड़ रही थी, पापा लड़ाई कर रहे थे और आपको मारने की बात कर रहे हैं। वहां पर उन्हें लेटर देगा मालदेव ने लेटर देखने के बाद उमादेव का थैंक यू बोला और इसने अपने सेनापति थे उनसे बोला कि देखो 2 तगड़े तगड़े बॉडीगार्डों को तैयार करो और जो मेरा ससुर जी है उसको आप जब तक मेरे फेरे नहीं होंगे शादी के तब तक रोक के रखना लूणकरण को। क्योंकि इसका प्लान ये था कि जब वर वधु की शादी होती है तो दामाद ससुर के और सासू के डोक देता है, तब उसकी गर्दन काटने का प्लान था। तो उनने बोला कि लूणकर भाटी को आप अड़ जाए रखना सेनापतियों से। तो अब जैसे ही बारात आती है, अब कन्यादान के लिए वर वधु के क्या कहते हैं कि माता पिता आते हैं। तो राजस्थान की पहले यह था कि आज के टाइम पे तो पिक्चरों में कन्यादान ही जो करेगा जो लड़की का पिता होता है, नहीं तो आपके परिवार का जो बड़ा सदस्य जैसे चाचा है, दादा है, बड़ा भाई, वो भी कन्यादान कर सकता है। तो लूणकर भाटी उस समय राजा था। राजा कोई काम तो करता नहीं, पर ये भाईने लगा रहा था कि मैं घर का काम कर रहा हूँ, ये है वो है। तो सेनापतियों ने इसको पकड़ लिया, अगर आप हमारे साथ रहो, हम इतनी दूर से आए हैं बारात लेके, तो आप हमारी सेवा खातिरदारी करो। तो शायद टेक एक लगा रहे होंगे सभी राजा जी साथ में बैठकर। तो इनको ऐसे करके ये रोकते हैं और अपनी बेटी का विवाह किससे हो जाता है, इनका उमादे से हो जाता है। पर उमादे के साथ एक वो आई थी दासी भारमली। इसके कारण क्या कहते हैं कि इनकी शादी के पहले दिन ही क्या कहते हैं इनका तलाक हो गया। तलाक तो नहीं बोलेंगे, पर क्या कहते हैं ये रूठ गई। और ये कहां पे जाके रुक गई थी, तारागढ़ दुर्ग में। क्योंकि उस समय राजा जी नशे में थे और मालदेव थे जो नशे में थे जब इनकी पहली रात थी तब। तो कहते हैं कि बारमली थी जो राजा जी के साथ पाई गई थी, इसीलिए ये रूट के कहां पर चली गई थी, तारागढ़ चली गई थी। और जब मालदेव की मृत्यु हुई थी तभी ये आई थी। और हम जब सती प्रथा पढ़ते हैं तो सती प्रथा 3 प्रकार की थी। सती 3 प्रकार से हुआ जाता था उस समय। एक तो स्वयंवरण सती था, एक अनुमरण सती था और एक वस्तु के पीछे सती हुआ जाता था। तब मालदेव की मृत्यु होती है, तभी क्या कहते हैं कि ये आती है रूटी रानी और कहां पर, अपने पति की निशानी के ऊपर ये सती होती है। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, रूटी रानी राजस्थान की कहा जाता है। ठीक है बच्चों। अब ये करता है जोधपुर के बारे में देखते हैं, जोधपुर के साथ इनके कैसे संबंध थे।
स्टार्टिंग में जोधपुर के साथ इनके काफी अच्छे संबंध रहे हैं। जब उदय सिंह राजा बना तब इनने इनकी सहायता करी थी इनके शत्रुओं को भगाने के लिए। ठीक है, पर क्या कहते हैं कि इनके पास एक सामंत था जो था जाला सज्जा का पुत्र, जाला सज्जा का पुत्र, जिसको क्या खेरवा की जागीर दी हुई थी। नहीं, ये क्या कहते हैं कि उदयपुर से निकल चुका था राजा जी के दुष्ट प्रभाव के कारण। तो ये कहां पर आता है, मालदेव के पास आता है, जाला सज्जा का पुत्र, और मालदेव से बोलता है कि क्या कहते हैं कि मेरे उदय सिंह जी से लड़ाई हो गई है, उन्होंने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, इसलिए आप मेरे को एक छोटी सी जागीर दे दो। तो इनको जागीर दी जाती है खेरवा की, मालदेव देता है खेरवा की जागीर, ये मोस्ट है यहाँ पर। ठीक है, और खेरवा का ठाकर बनता है ये, और अपनी पुत्री स्वरूप कंवर से क्या करता है, विवाह कर देता है। अब मालदेव क्या हो गया, इसका खेरवा का पावना बन गया, साहब पावना बन गया। तो इसके एक छोटी पुत्री थी, इसकी शाली, वो भी काफी सुंदर थी, स्वरूप कंवर की। तो अब क्या कहता है कि मालदेव बोलता है कि मेरे तो इससे भी विवाह करो, क्योंकि अब जीजा जी 2-3 साल में तो एक बार जाती हैं, तो अब इनको छोटी साली पसंद आ गई खुद की। तो ये मन कहता है कि देखो मैं शादी तो कर दूंगा, पर मेरे को टाइम लगेगा, कम से कम 5-10 दिन दो। अभी क्या कहते हैं कि मैंने आपसे मैं दूसरी लड़की की शादी करी है, तो मैं इसकी भी कर दूंगा, बस थोड़ा टाइम दो, 5-10 दिन दो। आप बारात लेके चलो, तब हमारे पास एक फोन कर देना, हम हलवाई बैठा देंगे, लड्डू पूड़ी उतरवा देंगे। चलो कोई ना। उसके बाद क्या कहते हैं कि खेरवा का जो ठाकर था वो शादी तो नहीं करना चाहता था मालदेव से अपनी दूसरी पुत्री की। तो ये कहां पर कर देता है, उदय सिंह के पास कर देता है, और उदय सिंह से क्या करता है, एक लड़ाई करता है। उदय सिंह और इसमें लड़ाई होती है, तो इसमें उदय सिंह की जीत होती है और मालदेव की हार होती है। ठीक है, उसके बाद ही जब स्वरूप कंवर की बहन की शादी उदय सिंह के साथ की गई थी, तभी बच्चों एक मूर्ति थी नागनेची माता की, जो गलती से इनके पास चले गई थी, और वहां पर भी नागनेची माता की पूजा होती है उदयपुर में, इनकी कुल देवी के साथ। एक बात तो ये है जो हमको किताबों में मिलती है, एक डॉक्टर ओझा लिखता है कि एक हरमाड़ा का युद्ध होता है, हरमाड़ा का युद्ध, इसके बारे में बात करते हैं हम। तो बच्चों हरमाड़ा का युद्ध हाजी पठान की एक प्रेयसी थी, प्रेयसी यानी प्रेमिका, कौन थी, उसका नाम था रंगराय। अब क्या करता है कि मालदेव हाजी खां को परेशान करता है, इसके ऊपर आक्रमण करता है। मैंने आपको वहां पर लिखाया था, इसने अजमेर पे आक्रमण किया था। तो अजमेर पे ये हाजी खां के पास आक्रमण करता है, तो लोग जी कर दिया आक्रमण, तो राजा तो करेगा ही, अरे अच्छी बात है, करेगा तो सही है। पर क्या कहते हैं कि उसकी सहायता के लिए इसने उदय सिंह को बुलाया, ये मेरी सहायता करो सर, मेरे ऊपर मालदेव आक्रमण करा और आपने मालदेव को अभी अभी हराया था, आप फिर से इसको हरा सकते हो। तो ये चलो ठीक है, लड़ लेंगे। तो इस युद्ध में भी क्या कहते हैं कि मालदेव से क्या करते हैं कि युद्ध करता है उदय सिंह, तो जीत जाता है। जीतने से जी रंगराय थी ना, ये प्रेयसी थी, इसकी प्रेयसी थी या वेश्या थी, जो नाचने वाली होती है। ठीक है, उस पर किसका दिल आ जाता है, अब उदय सिंह का आ जाता है। तो उदय सिंह ये मांगते हैं इससे। अब कोई लुगाई और मोटरसाइकिल बच्चों मांगने की चीज और देने की चीजें नहीं होती। ससुराल से आई मोटरसाइकिल कोई नहीं देता, और बीवी भी कोई नहीं देता। ठीक है, अब क्या करते हैं कि प्रेयसी मांगता है, सामंत इसको समझाते हैं कि रुक जाओ, अपने यमराज को, हमारे ऐसा कोई काम नहीं है कि ये काम हम पे शोभा नहीं देते हैं, पर ये नहीं माना। तो फिर ये हाजी पठान है जो मालदेव से सहायता मांगता है, फिर ये युद्ध होता है। तो अब आप इसको बोल सकते हो ये मालदेव या उदय सिंह के बीच में हुआ, उदय सिंह या मालदेव के बीच में हुआ, पर ये युद्ध होता है हरमाड़ा का। ठीक है, अब कल हम पढ़ेंगे गिरिसुमेल का युद्ध, क्योंकि आज के हमारे जो मोटे मोटे युद्ध थे बच्चों हम पढ़ चुके हैं। हमारा अब कल के युद्ध होंगे जो गिरिसुमेल के बारे में होगा। थैंक यू, धन्यवाद।